स्वागत है आप सभी का ईवा आईएएस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एकता आप लोगों को साइंस सिखाती हूँ और आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ईवा आईएएस की ओर से आप लोगों के लिए प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आयोजित की गई है। इसका आप लाभ उठा सकते हैं और इससे आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन चल रही है। तो हम लोगों का दिन प्रतिदिन एक-एक दिन कम होता जा रहा है और आपके हम एक-एक टॉपिक को भी कवर करते जा रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आपसे बात की जाए कि न्यूट्रिएंट हमारे होते क्या हैं, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? तो देखिए, आप लोग डेली कुछ ना कुछ खाते हैं, हम भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। क्यों खाते हैं? तो हमारे शरीर को क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी के लिए हम कुछ खाते रहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन है, फैट है, इन सब का हम दिन प्रतिदिन सेवन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को ज़रूरत है एनर्जी की। एनर्जी की ज़रूरत हमें क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएँ चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि जब हम एक्सरसाइज़ करेंगे या कोई काम करेंगे, तभी हमें एनर्जी की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे शरीर में रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, ये सारी प्रोसेस हमेशा लगातार चल रही होती है 24/7। इन प्रक्रियाओं को चलने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे लिए ज़रूरी हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो न्यूट्रिएंट्स हमारे वो पदार्थ होते हैं, जो हमारे जीवित रहने के लिए, हमारी जो लाइफ साइकिल है उसको चलाने के लिए सुचारू रूप से ज़रूरी होते हैं। ये कहलाते हैं हमारे न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व। ठीक है? तो यहाँ पर कह रहे हैं न्यूट्रिएंट इज एनी सब्सटेंस इन फूड दैट योर बॉडी नीड्स टू लिव, ग्रो, रिपेयर इटसेल्फ एंड स्टे हेल्दी। ठीक है, पोषक तत्व वह कोई भी पदार्थ होते हैं जो भोजन में पाए जाते हैं और हमारे शरीर को जीवित रहने, बढ़ने, स्वयं की मरम्मत करने और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आपको पता है हमारे शरीर में भी रिपेयर होता है। आप हमारी जो सेल्स होती है वो डेड होती है और फिर वो नई सेल से रिपेयर हो जाती है, सॉरी रिप्लेस हो जाती है। तो इस तरह से जो है आप देखते हैं कि हमारे शरीर में रिपेयर का भी काम चलता रहता है। कभी-कभी कुछ चोट लगती है और जब चोट लगती है तो वहाँ पर भी आप देखते हैं वो भी रिकवर कर जाता है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? रिपेयर का काम हो रहा है। और हम लोग शुरुआत से ही तो इतने बड़े हैं नहीं, हम बचपन में छोटे थे और छोटे से आज इतने बड़े हो गए हैं, तो हमारा जो शरीर है इसमें ग्रोथ हुई है। तो इस ग्रोथ के लिए इसके यानी शरीर के वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरत किसकी है? हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, पोषक पदार्थों की ज़रूरत होती है, ठीक है? अब हम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देखो एक बात हमें ये भी याद रखनी है, हर न्यूट्रिएंट हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते। कहने का मतलब है कि हम लोग काफ़ी कुछ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो ये सब कुछ हम खाते हैं, लेकिन क्या हर किसी चीज़ से हमें एनर्जी मिलती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनर्जी हमको मिलती है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है और फैट से मिलती है। अगर बात की जाए विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो ये हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायता करते हैं। तो अब कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जिन्हें हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट जिन्हें हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं, बृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाएँगे? बृहद पोषक तत्व। और ये जो हमारे बृहद पोषक तत्व होते हैं वो कौन-कौन से हैं? तो ये होते हैं हमारे जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये हमारे बृहद पोषक तत्व होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। आप देखते हैं हम लोग रोटी खाते हैं, दाल है, चावल है, खाते हैं ना, ऑयल है, फैट है, ये सारी चीज़ें हम लार्ज अमाउंट में यूज़ करते हैं, इसीलिए इनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट या बृहद पोषक तत्व कहते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट जिन्हें हम कम मात्रा में यूज़ करते हैं, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट या सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व को हम क्या करेंगे? कम अमाउंट में लेंगे। कौन-कौन से होते हैं? तो ये हमारे विटामिन्स हैं और अगर बात की जाए मिनरल्स हैं, ये हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं। कुछ अदर भी हमारे एसेंशियल माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट के अलावा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जैसे पानी। पानी हमारे लिए ज़रूरी है, क्या काम करता है? डिहाइड्रेशन को से बचाता है हमको, यानी कि हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने का काम करता है। और आपको पता है इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और जितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, हम ज़्यादा अमाउंट में पानी की हमारे शरीर को ज़रूरत रहती है ताकि हमारा शरीर हाइड्रेट रहे। उसके अलावा हमारे शरीर की जो प्रक्रियाएँ हैं, डाइजेशन है, ये सब भी सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए ज़रूरत होती है हमें पानी की, ठीक है?
उसके अलावा फाइबर्स हैं, फाइबर जो होते हैं ये हमारे जिन्हें हम रेशे बोलते हैं, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है? तो ये सब भी जो है हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बताया भी गया है कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और फैट्स जो है ये क्या है हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन हमें ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं और उसके अलावा बॉडी बिल्डिंग में भी सहायता करते हैं। जो लोग आप देखते हैं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं और अपनी मसल्स को जो है 6 पैक और 8 पैक आजकल बना रहे हैं, तो उनके लिए आप देखते हैं प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी बिल्डिंग्स में मसल्स के बिल्डअप करने में सहायता करता है, ठीक है? तो और उसके अलावा ये ग्रोथ और रिपेयर में भी हेल्प करता है। फैट की अगर बात की जाए तो ये एनर्जी स्टोरेज का काम करता है और हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके अलावा ये हमारे शरीर की जो हीट एनर्जी है, उसको भी शरीर के बाहर नहीं निकलने देता है, ठीक है? तो इस तरह से जो है हमने समझा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, है ना? तो आप देख रहे हैं हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, बहुत सी प्रक्रियाएँ चलती रह रही हैं। इन सब प्रक्रियाओं में किसकी ज़रूरत हो रही है? न्यूट्रिएंट की। अब जैसे आप मिनरल्स क्या होते हैं? जैसे अगर आप बात करें सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या है? मिनरल्स है। कैल्शियम है, ये भी हमारा एक प्रकार का मिनरल है। सोडियम और पोटेशियम जो होता है आप जानते हैं ये हमारे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड होता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। उसके अलावा अगर बात की जाए कैल्शियम, तो कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। उसके अलावा आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, जो भी वो भी हमारा एक प्रकार का मिनरल है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हमारे जो मिनरल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में अलग-अलग कामों में रोल प्ले कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये एनर्जी तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है, उसको जो है ये सुचारू रूप से चलाने में सहयोग कर रहे हैं। विटामिन्स की बात की जाए तो ये विटामिन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बहुत सारे विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर विटामिन की कमी हो जाए तो इनसे बीमारियाँ होती हैं। जैसे अगर बात की जाए फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारा विटामिन डी है ना? वो हड्डियों को मजबूत करने में सहायता करता है। विटामिन सी है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हमारी आँखों के लिए ज़रूरी होता है विटामिन ए। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है किस तरह से जो है हमारे लाइफ़स्टाइल को चलाने के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? अब इसमें से अगर हमें बात करें कि हमें किन-किन की बारे में डिस्कस करना है, तो देखो ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स अभी आपने देखे, इन सब के बारे में हमें डिटेल में बात करनी है और एक-एक के बारे में हम लोग डिस्कस शुरू करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट से। तो आज का जो हमारा फाइनली टॉपिक होने वाला है, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट की अगर आपसे बात की जाए कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है? और इसके डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? बहु हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के व्युत्पन्न होते हैं। दरअसल जब भी आप कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला लिखते हैं, तो वहां पर आपको जो है एक एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप मिलता है और एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होने की वजह से ही जो है या तो एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा आपको या फिर आपको यहाँ पर कीटोन ग्रुप मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये एल्डिहाइड या फिर कीटोन के व्युत्पन्न होते हैं। व्युत्पन्न का मतलब क्या है? जहां से ये उत्पन्न हुए हैं उनके ये डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर हम सिंपल और साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करें कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को जानने के लिए हम सबसे पहले अगर ये जानना चाहें कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो इसके वर्ड में ही हमें कार्बोहाइड्रेट का मतलब मिल जाएगा। कैसे? देखो ये क्या लिखा है कार्बोहाइड्रेट। अब इसी कार्बोहाइड्रेट को हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर दें। एक टर्म आपको मिल जाएगा यहाँ पर कार्बो और दूसरा टर्म आपको यहाँ पर मिलने वाला है हाइड्रेट, ठीक है? अगर आपसे कहा जाए कार्बो टर्म कहाँ से आया है, तो ये कार्बो आया है हमारा कार्बन से। कार्बो कहाँ से आया है? कार्बन से आया है। और हाइड्रेट की अगर बात की जाए तो हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? वाटर होता है यानी पानी होता है और पानी का फॉर्मूला क्या होगा? H2O होगा, ठीक है? तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट ऑफ कार्बन है यानी कार्बन के हाइड्रेट होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होगा? कार्बन के हाइड्रेट।
होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट। यहाँ से एक बात हमको और भी पता चलेगी, क्या पता चलेगी, कार्बोहाइड्रेट हमारे मिलकर किससे बने हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, कार्बो कहाँ से आया है, कार्बन से आया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। उसके अलावा आप फॉर्मूले में देख रहे हैं H2O है, और H2O में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, है ना। तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मेशन कार्बन से हुआ है, वो सभी कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कार्बन है, इसका मतलब ये क्या है, कार्बनिक कंपाउंड है। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले की बात करें, जनरल फॉर्मूला, तो देखो जनरल फॉर्मूला जो है वो 100% तो अप्लाई नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम सभी ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स पर एप्लीकेबल होता है। अब ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट पर एप्लीकेबल होता है, उसका क्या मतलब है, तो जब भी आप कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला देखेंगे तो आपको मिलता है CH2O, और फिर जो है इसका आपको N लिखा हुआ मिलता है, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं CnH2n और ON। अगर यहाँ पर N आप कॉमन ले रहे हैं, दरअसल इसको अगर हम थोड़ा सा अभी साइड में रखें तो आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला देखिए क्या है, C6H12O6, ठीक है। अब इन सभी में अगर आप देखेंगे तो C6H12O6 है, यहाँ पर आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें कॉमन मिल रहा है 6। अगर हम 6 की जगह क्या लिख दें, N लिखते हैं, 6 की जगह हम क्या लिख देंगे, N लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CnH2n और ON हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, N को कॉमन ले लिया, और N को कॉमन लेंगे तो CH2O हो जाएगा, और ब्रैकेट में आपका फिर इस N हो जाएगा। तो इस तरह से फिर आप कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो फिर आप कह सकते हैं CnH2nON, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है। ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो इस रूल को फॉलो करते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर एक चीज आपसे ये कही जाए कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में रेशियो क्या है, तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पर तो आपको क्या मिला है, CnH2n और ON मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम रेशियो निकालने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1 हो जाए। तो ज्यादातर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो रेशियो है क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका 1:2:1, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप रेशियो निकालेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 1:2:1। ऐसे ही आपका C5H10 और O5 मिलता है, तो वहां पर आप देखेंगे वहां पर भी 1:2:1 का रेशियो का फॉर्म फॉलो हो रहा है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर आप ध्यान दें तो आपको एक चीज और पता चलेगा, क्या पता चलेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का जो रेशियो है वो रेशियो आपका पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बराबर है। ये देखिए पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1 का रेशियो है, और वैसा ही यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच रेशियो देखने को मिल रहा है। तो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन है जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच का वही रेशियो फॉलो होता है जैसा कि पानी में होता है, तो वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिएंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान है, और यहाँ से आप बहुत ही आसानी से मार्क्स कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बस आपको पढ़ने की जरूरत है, रटना नहीं है, समझते हुए चलेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे। अब देखो आप जनरली जो भी चीजें खाते हो, जनरली ज्यादातर चीजों में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल ही जाता है ना। तो ज्यादा आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, है ना, तो इन सब में जो है आपको क्या मिल रहा है, फ्रूट्स खा रहे हो, इन सब में मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट।
हर चीजों में अगर हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है और ज्यादातर हम इनको खाते ही खाते हैं, तो ये हमारे एनर्जी का मेन सोर्स है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। उसके अलावा ये भी याद रखना है, ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये क्या है? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। कैसे तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं? जब भी आपको वीकनेस लगती है तो आप क्या लेते हो? जूस पीते हो, फ्रूट खाते हो, और आपको एनर्जेटिक महसूस होने लगता है। तो इसका मतलब क्या है? आपको तुरंत ऊर्जा मिल गई है। और इसको बेहतरीन तरीके से समझो तो देखो, रोटी तो हम सभी लोग खाते हैं और लगभग डेली खाते हैं। आप रोटी को लीजिए और उसको चबाना शुरू कीजिए। जब आप रोटी को जैसे जैसे जनरली हमें खाने को खूब चबा चबा के खाना चाहिए, बट हम उतना चबाते नहीं, 4-5 बार चबा करके और निगल लेते हैं खाना। बट ये सही तरीका नहीं है हमारे खाने को हमें आराम से चबा चबा के खाना चाहिए। जैसे जैसे आप रोटी को ज्यादा बार चबाना शुरू करते हो, है ना, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8, 10 बार, 15 बार चबाते हो, तो आपको खाने के टेस्ट में डिफरेंस नजर आने लगता है। पहले वही रोटी आपको फीकी लग रही थी और धीरे धीरे वो रोटी आपको मीठी लगना शुरू हो जाती है। ये जो रोटी हमें फीकी से मीठी लगने लगी, ये किस बात का संकेत है? ये इस बात का संकेत है कि जो हमारा भोजन है उसका पाचन शुरू हो गया है। और कार्बोहाइड्रेट एकमात्र ऐसा हमारा न्यूट्रिएंट है जिसका डाइजेशन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। याद रखेंगे, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन हमारे मुंह से शुरू नहीं होता है, केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे मुंह से शुरू होता है। इसीलिए जब आप फ्रूट लेते हैं, जूस लेते हैं, तो आप एनर्जेटिक तुरंत महसूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये हमें तुरंत ऊर्जा देना प्रदान शुरू कर देता है। ये तुरंत ऊर्जा दे रहा है, कैसे ऊर्जा दे रहा है? देखो, एनर्जी है क्या? सबसे बड़ी बात है कि एनर्जी है कहाँ? तो एनर्जी देखो बॉन्ड्स में होती है। बॉन्ड्स का मतलब आप जो भी ये इसका केमिकल फॉर्मूला देख रहे हो, तो इसके केमिकल फॉर्मूला में आपको बॉन्ड नजर आते हैं। तो जब ये बॉन्ड टूटते हैं, इनके बंध टूटते हैं, तब वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो होता क्या है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, इसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो जल्दी टूटते हैं, और जल्दी टूटते हैं, इसी वजह से ये हमें क्या करता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत है ना। तो ये क्या है? एनर्जी का सोर्स है। और ये क्या करता है? एनर्जी का सोर्स है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी ये जरूरी होता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, क्या काम करते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि ये क्या काम करते हैं। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कोशिकाओं को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब भी हम लोग खाना खाते हैं, देखो, केवल खाना खाने मात्र से ही एनर्जी नहीं मिलती है। हमारा खाना जब हम खाते हैं, पचाते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद ये खाना क्या होता है? टूटता है। यानी ये जो हमारा खाना है वो किसके फॉर्म में टूटता है? तो याद रखेंगे, ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है। और ये ग्लूकोज जब टूटता है, तब जाकर के हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो कुल मिलाकर के ये क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा काम क्या करता है? स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है, भोजन को संचित करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पौधे हैं, वो सभी अपने भोजन को स्टार्च यानी मंड के रूप में संचित करते हैं। पौधे अपने भोजन को मंड के रूप में संचित करते हैं, और जितने भी जंतु हैं वो अपने खाने को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। तो याद रखना है, पौधे अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, और जंतु किसके रूप में संचित करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। ये क्या है? स्टोरेज ऑफ फॉर्म ऑफ फूड है। याद रखेंगे, ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड है, ना कि यूज करने का फॉर्म है। यूज हम किसके फॉर्म में करते हैं? तो यूज खाने का हम ग्लूकोज के फॉर्म में करते हैं, स्टोरेज किसके फॉर्म में करते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे फॉर एग्जाम्पल गेहूं और आटा है। जब हम गेहूं का प्रयोग करते हैं, है ना, तो किसके फॉर्म में करते हैं? गेहूं का प्रयोग जो है हम डायरेक्टली नहीं करते हैं, हम उसको छोटे टुकड़ों के फॉर्म में करते हैं, और वो क्या है? आटा। तो जब हमें प्रयोग करना होता है तो हम आटे के फॉर्म में प्रयोग करते हैं, जो कि उसकी छोटी फॉर्म है, जैसे क्या है? ग्लूकोज। लेकिन जब स्टोरेज की बारी आती है तो हम उसको गेहूं के फॉर्म में रखते हैं, यानी जैसे ग्लाइकोजन।
ग्लाइकोजन क्या है? तो ये ग्लूकोज का पॉलीमर है, यानी कई ढेर सारे ग्लूकोज हमारे कंबाइन होंगे और वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करेंगे, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करेंगे। जब हमें इनका प्रयोग करना होगा तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा और हम उसका प्रयोग करेंगे। अगर हम जैसे गेहूं को स्टोर करते हैं, आटे को नहीं स्टोर करते, क्यों? क्योंकि आटे को अगर हम स्टोर करेंगे तो आटा बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे, आटा खराब जाएगा, है ना? ठीक ऐसे ही हमारे शरीर में भी है कि हम खाने का जो स्टोरेज करते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, ना कि ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज के रूप में करेंगे तो ग्लूकोज क्या करता है? लेवल बढ़ जाएगा, है ना, डायबिटीज हो जाएगी। इसीलिए जो है हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, इसीलिए हम लोग खाने को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। ठीक है, और उसके ये आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपको दिखाया गया है कि जो अलग अलग फॉर्म में सीड्स में, ट्यूबर्स में और ग्रेन्स में भोजन जो है स्टोर रखते हैं हमारे जो प्लांट्स होते हैं। और हमारा जो एनिमल्स होते हैं उनमें खाना कहाँ पर स्टोर रहता है? तो लीवर में स्टोर होता है और मसल्स में, हमारी मसल्स और लीवर में भोजन का स्टोरेज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से हमारे लिए जरूरी है। ये हमारे लिए एसेंशियल है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमें ये देते हैं एनर्जी। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात करें तो काम क्या करता है? स्ट्रक्चरल फंक्शन है, संरचनात्मक कार्य है, यानी संरचना को बनाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आपसे बात की जाए सेलुलोज, सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। कहाँ पाया जाता है? तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने सेल पढ़ा था, और जब हम लोगों ने सेल पढ़ा था तो वहां पर एक टर्म हमको मिला था, सेल वॉल। सेल वॉल की अगर बात की जाए, जिसे आप कोशिका भित्ति कहते हैं, ये जो कोशिका भित्ति होती है ये पाई जाती है हमारे प्लांट्स में। ठीक है, सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? ये सेल वॉल में पाया जाता है। किसकी सेल वॉल में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्लांट की सेल वॉल में, यानी जो हमारे पौधे होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब क्या है? स्ट्रक्चर देने का काम है सेल वॉल का। और सेल वॉल बनी किससे है? सेलुलोज से बनी है, तो इसका फंक्शन क्या हो गया? स्ट्रक्चर बनाने का भी काम करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो ये फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड है ना, जो हमारे अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, अनुवांशिक पदार्थों के निर्माण में रोल प्ले करता है। अब देखो अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो एक पीढ़ी की इंफॉर्मेशन को दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग हैं, हमारे घर में हमारा फेस हमारी फैमिली में किसी से मिलता है, मम्मी से, पापा से, दादा दादी से या नाना नानी से हमारा फेस मिल रहा है। तो ये हमारा जो फेस है ये पिछली पीढ़ी से मिल रहा है और हम एक आगे की जनरेशन है। तो आगे की जनरेशन में ये पुरानी पीढ़ी की इंफॉर्मेशन आई कैसे? तो इसको लाने का काम किसने किया है? न्यूक्लिक एसिड ने किया है, जेनेटिक पदार्थ मटेरियल ने किया है, अनुवांशिक पदार्थ ने किया है। ये जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं ये तीन चीजों से मिलकर के बने होते हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो यहाँ पर एक होता है नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों चीजें मिल करके फॉर्मेशन करती है हमारे न्यूक्लिक एसिड का। तो अभी आपने यहाँ पर देखा कि क्या है? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जो होती है ये फॉर्मेशन कर रही है न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर का, इसीलिए हम कह रहे हैं ये में रोल प्ले कर रही है, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रही है। अब पेंटोज शुगर हमारी दो टाइप की। अब देखो इसको पेंटोज शुगर क्यों कहा गया? क्योंकि ये 5 कार्बन की शुगर है। ये कितने कार्बन की शुगर है? 5 कार्बन की शुगर है। 1 2 3 4 5 है ना, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 कार्बन है, इसीलिए जो है यहाँ पर सॉरी 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको यहाँ पर 5 कार्बन देखने को मिल रहे हैं। ये 5 कार्बन की शुगर है, इसीलिए हमने इसे क्या कहा है? पेंटोज शुगर कहा है। अब यहाँ पर पेंटोज शुगर हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है राइबोज शुगर, दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोज। देखो अगर आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, आपको यहाँ पर बस ये याद रखना है कि पेंटोज शुगर आपकी दो होती है। कौन कौन सी? राइबोज और
डीऑक्सीराइबोस। अब हमारे जेनेटिक मटेरियल दो होते हैं, एक होता है आरएनए, दूसरा है डीएनए। आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो जो आरएनए है इसका फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसका मतलब यहाँ पर शुगर क्या आई है? राइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर से ही यहाँ पर क्या है? राइबो तो आरएनए में पाई जा रही है राइबोस शुगर, डीएनए में पाई जा रही है डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है। तो इस तरह से डीएनए और आरएनए क्या काम कर रहे हैं के स्ट्रक्चर में रोल प्ले कर रहा है हमारा पेंटोज शुगर, है ना, जो कि राइबोस और डीऑक्सी राइबोस है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको पता चल गया कि हमारा क्या क्या काम कर रहा है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्या है? देखो, होता क्या है कि हमारे कार्बोहाइड्रेट जो है कितने नंबर में पाए जा रहे हैं ना, संख्या के आधार पर हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया है। किसकी संख्या के आधार पर? कार्बोहाइड्रेट की संख्या के आधार पर। अब यहाँ पर आपको एक टर्म मिल रहा है मोनोसेकेराइड। दरअसल मोनोसेकेराइड जानने से पहले हम बात करते हैं सेकेराइड की। सेकेराइड क्या है? तो याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट को ही हम एक दूसरे टर्म के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट ही क्या है? सेकेराइड है। अब यहाँ पर सेकेराइड कितनी संख्या में प्रेजेंट है, यानी सेकेराइड की संख्या के आधार पे हमने कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सा? एक है हमारा मोनोसेकेराइड, दूसरा है ऑलिगोसेकेराइड और तीसरा है हमारा पॉलीसेकेराइड। इस तरह से हमने कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। किसके बेसिस पे? तो याद रखेंगे नंबर ऑफ सेकेराइड, नंबर ऑफ शुगर के बेसिस पे, शर्करा की संख्या के आधार पे। अब मोनोसेकेराइड है तो मोनो का मतलब क्या होता है? तो आपको पता है मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। सिंगल है यानी एक है। जब शर्करा का केवल एक अणु मौजूद होगा तो उस प्रकार की शर्करा को हम क्या कहेंगे? मोनोसेकेराइड कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑलिगो की। ऑलिगो का मतलब क्या होता है? तो ऑलिगो जो टर्म होता है, तो ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू, और फ्यू का मतलब है कुछ। जब शर्करा के कुछ अणु मौजूद होंगे तब हम उनको क्या बोलेंगे? ऑलिगोसेकेराइड। और याद रखिएगा फ्यू टर्म जब भी आता है तो एक लिमिट देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कभी कभी आप किसी का वेट कर रहे हो और आपने से किसी ने कहा हम कुछ देर में आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं। अब सामने वाले ने कहा आपसे थोड़ी देर में आ रहे हैं, तो देखो थोड़ा है कुछ है, इसकी एक लिमिट होती है के अकॉर्डिंग। या तो हम लिमिट डिफाइन कर दें, है ना। अगर हम लिमिट डिफाइन नहीं करते तो हर इंसान अपनी सोच के अकॉर्डिंग लिमिट रखता है। जैसे अगर आपसे किसी ने कहा थोड़ी देर में आ रहे हैं, तो आपने सोचा कि थोड़ी देर में आ रहे हैं मतलब 5, 7, 10, 15, 20 मिनट में आ जाएंगे। अब सामने वाला थोड़ी देर का मतलब 3-4 घंटे समझ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हमने फ्यू को डिफाइन करना है तो एक लिमिट देनी है ना। अब किसी की नजर में है कि 3-4-5-6 घंटे थोड़ी देर का मतलब, अब किसी की नजर में है 15-20-25 मिनट। तो इसलिए एक लिमिट का देना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने कहा कि अगर जो कार्बोहाइड्रेट है उसके कुछ अणु मौजूद हैं। अब कुछ में कितने अणु मौजूद हैं? तो याद रखेंगे 2 to 10 मॉलिक्यूल। शर्करा के अगर 2 से 10 अणु मौजूद होंगे तो हम उसको बोलेंगे ऑलिगोसेकेराइड, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा होगा वो क्या है? ये है हमारा पॉलीसेकेराइड। अब पॉली टर्म का मतलब क्या होता है? तो पॉली का मतलब होता है मैनी, और मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत। जब शर्करा के बहुत सारे अणु मौजूद होते हैं तब हम इसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। अब बहुत की भी लिमिट कुछ तो डिफाइन करनी थी, तो यहाँ पर कहा गया अगर शर्करा के मोर देन 10 मॉलिक्यूल, अगर शर्करा के मोर देन 10 मॉलिक्यूल हैं यानी 10 से अधिक अणु हैं, तब जो है ऐसे शर्करा के अणु को हम क्या कहेंगे? पॉलीसेकेराइड कहेंगे। हिंदी में आप इसे बहु शर्करा कहते हैं। 10 से अधिक अणु, ठीक है, ये हमारे कहलाते हैं पॉलीसेकेराइड। अब हमें मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करनी है, एक एक करके डिस्कस करते हैं।
उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको और भी बताना चाहेंगे, जैसे अभी मैंने कहा कि शर्करा के ओलिगोसेक्राइड हैं, तो ओलिगोसेक्राइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक शर्करा का मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। पॉलीसेक्राइड में आप देख रहे हैं ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं और ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर लिंक करने के लिए कोई ना कोई चीज पाई जाएगी। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कोई पेज लेते हो, तो पेज को क्या करते हो, आप जोड़ते हो, तो जोड़ने के लिए आप फेविकोल, फेविस्टिक, है ना, इन सब चीजों का प्रयोग करते हो। ठीक ऐसे ही जब हमारा शर्करा के अणु आपस में जुड़ रहे होंगे, तो यहाँ पर भी तो कोई ना कोई लिंकेज होगा। तो यहाँ पर कौन सा लिंकेज पाया जाता है, तो याद रखिएगा, चाहे हमारा ओलिगोसेक्राइड हो या पॉलीसेक्राइड हो, इनके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच पाया जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, यहाँ पर पाया जाएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इस तरह से जो है हमारे अणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मोनोसेक्राइड की। मोनोसेक्राइड की अगर बात की जाए तो जो हमारे मोनोसेक्राइड होते हैं ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर होते हैं। यानी मोनो का मतलब क्या है, सिंगल है, और सिंगल और सेक्राइड का मतलब क्या है, शुगर। तो जब शुगर का सिंगल मॉलिक्यूल मौजूद था तो हमने इसको बोला मोनोसेक्राइड। सिंगल से छोटी यूनिट तो होगी नहीं, है ना। तो ये एक ऐसा हमारा सेक्राइड है, ऐसा हमारा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम फिर इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ नहीं सकते। इससे ज्यादा अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसे तोड़ने का प्रयास किया, ये टूट भी गया, तो ये आपका शुगर तो नहीं रह जाएगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं रह जाएगा। तो अगर ये कार्बोहाइड्रेट है और इसे अपने कार्बोहाइड्रेट रहने की जो अहमियत है उसको बरकरार रखना है, तो इसे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना होगा। और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, मोनोसेकेराइड। ठीक है, इसको हम जो है फिर से तोड़ नहीं सकते हैं। अब अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल है। अब इनको हम, वही बात आपसे कही गई है, इनको इसके बाद हम तोड़ नहीं सकते, इससे ज्यादा हम तोड़ नहीं सकते सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का जब हमारा मोनोसेक्राइड है, इसके एग्जाम्पल क्या है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। ये हमारा राइबोज ना कह करके हम यहाँ पर आप कह सकते हैं पेंटोज शुगर भी आप कह सकते हैं, है ना, पेंटोज शुगर। ये सब जो है हमारा यहाँ पर आपको एग्जाम्पल मिलता है। ग्लूकोज की अगर बात की जाए तो ग्लूकोज जो होता है ये हमारा ब्लड शुगर कहलाता है। ग्लूकोज की अगर बात की जाए तो ग्लूकोज इज नोन एज ब्लड शुगर, रुधिर शर्करा बोलते हैं इसे। और याद रखेंगे ये रुधिर शर्करा कहला रही है, लेकिन ये डायबिटीज की वजह से नहीं कि डायबिटीज है, इसका डायबिटीज से मतलब नहीं है। ब्लड शुगर क्यों कहला रही, देखो हमारे ब्लड में जो सर्कुलेट हो रही है वो ग्लूकोज ही सर्कुलेट हो रही है। क्यों, देखो हमारी बॉडी खाने को स्टोर करती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, बट जब यूज करने की बारी आती है तो यूज किसके फॉर्म में करती है, ग्लूकोज के फॉर्म में करती है। अब हमारे शरीर में, अब देखो डायरेक्टली तो बना नहीं है, हमने खाने को क्या किया, खाया है, चबाया है, पचाया है, पचाने के बाद एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्ब करने के बाद टारगेट एरिया में पहुंचा है। लेकिन हमने बॉडी के हर पार्ट से तो खाया नहीं है ना, खाना हमने माउथ से खाया है ना, उसके बाद इसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंचा, स्टमक के बाद हमारे इंटेस्टाइन में खाना पहुंचा, केवल इतने बॉडी पार्ट तक खाना पहुंचा। बाकी के बॉडी पार्ट में खाना कैसे पहुंचा, तो बाकी के बॉडी पार्ट में जब खाना डाइजेस्ट हो गया तो एब्जॉर्ब करके ब्लड पहुंचाता है। ब्लड किस फॉर्म में पहुंचा रहा है, तो याद रखेंगे ग्लूकोज के फॉर्म में पहुंचा रहा है। तो ये हमारे शरीर में ग्लूकोज के फॉर्म में सर्कुलेट हो रही है ना, ब्लड में सर्कुलेट हो रही है, इसीलिए क्या कहलाती है, ब्लड शुगर कहलाती है। ठीक है, फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज जो होती है ये हमारे फ्रूट्स में पाई जाती है, तो इसीलिए हम इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। और फ्रुक्टोज जो होती है वो दुनिया की सबसे मीठी शुगर होती है ना। तो फ्रूट शुगर है, फल शर्करा है। क्यों है फल शर्करा, क्योंकि यह हमारे फलों में पाई जा रही है। ये भी एक प्रकार का हमारा मोनोसेक्राइड है। उसके अलावा बात करें, नेक्स्ट जो है हमारी शुगर कौन सी है, पेंटोज शुगर है। अब पेंटोज शुगर में दो शुगर है हमारी, एक है राइबोज और दूसरी है हमारी डीऑक्सी राइबोज।
राइबोज की अगर बात करेंगे तो राइबोज पाई जा रही है आरएनए में, और डीऑक्सी राइबोज की बात करें तो ये पाई जाती है हमारे डीएनए में। ठीक है, तो राइबोज पाई जा रही है आरएनए में, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में पाई क्या जा रही है हमारी डीऑक्सी राइबोज शुगर। याद रखेंगे राइबोज शुगर की वजह से ही राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो टर्म जो आया है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए के फुल फॉर्म में, वो क्यों आया है? राइबोज शुगर की वजह से आया है। अगर आपको कभी भी डीएनए और आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है इसका कंफ्यूजन हो तो आप बस इनका फुल फॉर्म याद कर लेना, और तुरंत जैसे आप पढ़ोगे राइबो न्यूक्लिक एसिड तो राइबो न्यूक्लिक एसिड में जो राइबो टर्म आया है वो राइबोज से आया है, और डीऑक्सी राइबोज डीएनए में जो आया है वो डीऑक्सी राइबोज से आया है। तो इसका फुल फॉर्म के थ्रू ही आप इसका शुगर का नेम याद रख सकते हैं। और ये हमारे जेनेटिक मटेरियल में पाई जा रही है, इसीलिए पेंटोज शुगर को या फिर आप राइबोज या डीऑक्सी राइबोज को जेनेटिक शुगर भी कहते हैं, अनुवांशिक शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? अनुवांशिक शर्करा। ठीक है, उसके अलावा मोनोसेक्राइड का एक नेक्स्ट एग्जांपल हमारा होता है गैलेक्टोज। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा? गैलेक्टोज। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप इसको बोल सकते हैं, इसका गैलेक्टोज है। गैलेक्टोज जो होती है ये ब्रेन शुगर कहलाती है ना? गैलेक्टोज क्या है? ब्रेन शुगर कहलाती है, मस्तिष्क शर्करा कहलाती है। क्यों कहलाती है मस्तिष्क शर्करा? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है गैलेक्टोज, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? ब्रेन शुगर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने है ना कौन कौन सी शुगर यहाँ पर पढ़ी? ग्लूकोज, पेंटोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये सभी हमारी क्या हैं? मोनोसेकेराइड्स हैं। और मोनोसेकेराइड है इसका मतलब इनको हम फिर छोटे टुकड़ों में और तोड़ नहीं सकते। तो ये बातें थी मोनोसेकेराइड की यानी एकल शर्करा की। इसके बाद जो है अब हम लोग बात करते हैं ऑलिगोसेकेराइड की। ऑलिगोसेकेराइड की अगर बात की जाए आपसे तो ऑलिगो का मतलब मैंने क्या कहा? ऑलिगो का मतलब है फ्यू, और जब शर्करा के 2 से 10 अणु पाए जाएंगे तब हम इन्हें ऑलिगोसेकेराइड बोलेंगे। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि शर्करा के जब 2 से 10 अणु पाए जाएंगे तब हम इनको क्या बोलेंगे? ऑलिगोसेकेराइड बोलेंगे। अब ऑलिगोसेकेराइड में फिर हमने फर्दर कई कैटेगरीज करी। क्या? जब 2 मॉलिक्यूल मौजूद रहेंगे शर्करा के तब हम इनको बोलते हैं डाइसेकेराइड, 3 मौजूद होंगे तो हम बोलते हैं ट्राइसेकेराइड, 4 मौजूद होगा तो हम उसको बोलेंगे टेट्रासेकेराइड। इस तरह से जो है हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें इन सब के बारे में बात नहीं करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ बात किसकी करनी है? डाई सेकेराइड की बात करनी है। डाई जो टर्म है तो याद रखेंगे डाई का मतलब क्या है? दो है। यहाँ पर डाई सेकेराइड में दो टर्म मिल रहे हैं, एक डाई और दूसरा सेकेराइड। तो डाई का मतलब है दो, और सेकेराइड का मतलब क्या है? शुगर यानी शर्करा। जब भी शर्करा के 2 अणु पाए जाएंगे तब हम उसे क्या बोलेंगे? डाई सेकेराइड कहेंगे। तो डाई सेकेराइड कंटेन्स 2 मोनोसेकेराइड यूनिट, है ना? तो जब मोनोसेकेराइड की 2 है ना यूनिट्स पाई जाएंगी तब हम इन्हें क्या बोलेंगे? डाई सेकेराइड बोलेंगे। किस बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं? तो ये हमारा कहां पर कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जो हमारे डाइसेकेराइड होंगे, डाइसेकेराइड के भी हमारे कुछ एग्जाम्पल होंगे। तो अब हम बात करते हैं डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल की बात। अब देखो डाइसेकेराइड का एक बेहतरीन हमारा एग्जाम्पल है माल्टोज। ठीक है, तो इसका हमारा एग्जाम्पल क्या होगा? माल्टोज। माल्टोज की अगर बात की जाए तो माल्टोज क्या है? तो माल्टोज हमारा एक डाइसेकेराइड है।
और माल्टोज अगर एक डाइसेक्राइड है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे दो मोनोसेक्राइड होंगे और दो मोनोसेक्राइड जुड़ करके क्या करेंगे, एक डाइसेक्राइड बनाएंगे। तो माल्टोज में दो सब यूनिट्स पाई जाएंगी मोनोसेक्राइड की। जब ग्लूकोज के दो अणु आपस में जुड़ते हैं तब ये निर्माण करते हैं माल्टोज का, है ना। तो माल्टोज कब बनेगा, जब ग्लूकोज के दो अणु आपस में जुड़ेंगे तो वो एक डाइसेक्राइड बनाएंगे और वो डाइसेक्राइड क्या कहलाएगा, हमारा माल्टोज। इस माल्टोज को आप माल्ट शुगर भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं, माल्ट शुगर या माल्ट शर्करा कहते हैं। माल्टोज को हम ग्रेन शुगर भी कहते हैं। ग्रेन शुगर, है ना, ये ग्रेन शुगर भी है, अनाज शर्करा भी है। और इसे हम अनाज शर्करा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अनाजों में पाई जाती है। कौन से अनाज में पाई जाती है, तो याद रखेंगे ये पाई जाती है व्हीट में, गेहूं में, जौ में, बार्ले में, है ना, मिलेट्स में। और मक्का है, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, इन सभी अनाजों में पाई जाती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेन शुगर भी कहते हैं। ठीक है, मक्का और बार्ले, ठीक है, इन सब जगहों पर पाई जाती है माल्टोज। ये एक प्रकार का हमारा डाइसेक्राइड है। माल्टोज के बाद हमारा एक नेक्स्ट डाइसेक्राइड भी है। दूसरा डाइसेक्राइड हमारा जो है, इसकी अगर बात की जाए तो एक होता है लैक्टोज। ठीक है, कौन है, लैक्टोज। लैक्टोज भी डाइसेक्राइड है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी दो मोनोसेक्राइड्स की सब यूनिट होंगी। कौन कौन सी होंगी, तो याद रखेंगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज। जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज जुड़ेंगे तब वो निर्माण करेंगे लैक्टोज का। लैक्टोज एक ऐसी शुगर है जो कि प्लांट में नहीं पाई जाती है, केवल जंतुओं में पाई जाती है। इसीलिए आप इसे एनिमल शुगर भी कह सकते हैं। एनिमल्स में कौन जो मिल्क होता है ना, ये मिल्क में पाई जाती है, इसीलिए ये मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा भी कहलाती है। तो दुग्ध जो होता है ये जंतुओं में ही पाया जाता है, प्लांट्स में नहीं होता है। इसीलिए जो है हम इसे एनिमल शुगर भी कह सकते हैं, यानी एक ऐसी मात्र जो है ये आपकी शर्करा है जो कि प्लांट्स में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये बात हो गई लैक्टोज की। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा डाइसेक्राइड का है सुक्रोज। सुक्रोज की अगर बात करें तो हमारा सुक्रोज भी एक प्रकार का डाइसेक्राइड है। और डाइसेक्राइड है, इसका मतलब यहाँ पर भी दो मोनोसेक्राइड होंगे। कौन कौन से होंगे, तो याद रखेंगे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ेंगे तब वो निर्माण करते हैं सुक्रोज का। और सुक्रोज हमारी टेबल शुगर भी कहलाती है। ये टेबल शर्करा या फिर मेज शर्करा भी कहलाती है। क्यों कहलाती है मेज शर्करा, क्योंकि हमारे घरों में जो शुगर यूज हो रही है वो हो रही है सुक्रोज, है ना। और यहाँ पर ध्यान दें, ये पाई कहाँ जाती है, शुगर केन में, गन्ने में पाई जाती है। इसीलिए इसे हम केन शुगर या गन्ना शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे घरों में जो चीनी बनती है वो किस चीज से बनती है, शुगर केन से बनती है। इसीलिए शुगर केन क्या कहलाता है, सॉरी, सुक्रोज क्या कहलाता है, टेबल शुगर। ठीक है, और अगर आपको एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम कहते हैं हमारे लिए गुड़ और चीनी में बेटर कौन है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो चाहे गुड़ हो या चीनी हो, दोनों में कौन सी शुगर पाई जा रही है, सुक्रोज ही पाई जा रही है। क्यों, क्योंकि दोनों बनते किस चीज से हैं, गन्ने से ही बनते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं चीनी की, तो चीनी को हम बहुत सारे प्रोसेसेस से होकर के गुजारते हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल्स का भी यूज होता है, तो वो हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं। दूसरा जो चीनी होती है वो प्योर फॉर्म ऑफ सुक्रोज होती है, बट जो हमारा गुड़ होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ सुक्रोज नहीं होता है, उसमें मिनरल्स भी होते हैं। तो इस तरह से जो है गुड़ जो है थोड़ा सा बेटर हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये लगा कि आपने चीनी की बजाय अब गुड़ प्रयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन जितनी आप देखेंगे चीनी मीठी होती है उतना गुड़ मीठा नहीं होता है। तो अगर आप 1 चम्मच चीनी का प्रयोग कर रहे थे और उसकी जगह अगर आपने 1 चम्मच गुड़ का प्रयोग किया तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगा कि 1 चम्मच गुड़ डालने के बाद मीठा नहीं लग रहा है, लाखों 2-3 चम्मच गुड़ ऐड कर दे, तो याद रखिएगा
इस तरह से रिप्लेसमेंट का कोई भी फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर आपको इक्वल अमाउंट ऑफ सुक्रोज ही मिल रहा है। तो इस तरह से जब ज्यादा अमाउंट में गुड़ भी आप प्रयोग करेंगे तो वो अनहेल्दी ही होगा, है ना। हर चीज की एक लिमिट होती है और लिमिट में प्रयोग करें, बैलेंस बनाए रखें, इसलिए जो है इसका जो है ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया ओलिगोसेक्राइड, और ओलिगोसेक्राइड में भी स्पेशली हमने बात किसकी की, डाइसेक्राइड की, जिसमें हमारा माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज आता है। माल्टोज ग्रेन में पाया जाता है इसलिए ग्रेन शुगर कहलाता है, इसकी सब यूनिट ग्लूकोज और ग्लूकोज होती है। अब देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से होता है, यही पूछता है कि इनमें से कौन सा है जो डाइसेक्राइड है, या डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल नहीं है। फिर पूछता है माल्ट शुगर किसे कहते हैं, ग्रेन शुगर किसे कहते हैं, या गेहूं है, मक्का है, इनमें कौन सी शुगर पाई जाती है, ठीक है, या इसकी सब यूनिट्स कौन सी होती हैं। इस टाइप से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद पूछता है कौन सी शुगर ऐसी है जो प्लांट्स में नहीं पाई जाती है, तो लैक्टोज है, इसकी सब यूनिट्स क्या है, तो ग्लूकोज और कैलेक्टोज है। अगर आपको इसकी देखो सब यूनिट याद रखनी पड़ेगी, और अगर आपको सब यूनिट याद रखने में कोई भी समस्या है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो आपकी डाइसेक्राइड की ही सब यूनिट याद रखनी है और किसी की सब यूनिट याद नहीं रखनी है। टोटल आपको 3 सब यूनिट्स याद रखनी है, कौन सी, माल्टोज की, लैक्टोज की और सुक्रोज की। अगर आप माल्टोज की बात करें तो यहाँ कुछ टफ है ही नहीं, दोनों क्या है, ग्लूकोज और ग्लूकोज है। और एक चीज अगर आप ये भी ध्यान दें, चाहे माल्टोज हो, लैक्टोज हो या सुक्रोज हो, इन तीनों में एक चीज आपको कॉमन मिल रही है, ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी एक ग्लूकोज तो सभी में क्या है, कॉमन है। उसके अलावा बात की जाए, आपके मैंने मोनोसेक्राइड आपको कितने बताए थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और पेंटोज। तो पेंटोज का यहाँ पर कोई रोल है नहीं, क्योंकि पेंटोज तो किसमें इन्वॉल्व होगा, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, बाकी चीजों से तो उसे मतलब है नहीं। तो बस्ती कितनी है, 3, कौन सी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब माल्टोज में क्या आ गया, 2 ग्लूकोज आ गई, और लैक्टोज में क्या, 1 ग्लूकोज और 1 गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज में ही छिपा हुआ है क्या, लैक्टोज, ठीक है। और उसके बाद बचा क्या आपका, फ्रक्टोज, जो कि किसमें आ गया, है ना, किसके साथ आ गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर के सुक्रोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई ओलिगोसेक्राइड की। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे पॉलीसेक्राइड की। अब देखो पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, तो पॉलीसेक्राइड की अगर आपसे बात की जाए, तो पॉलीसेक्राइड जब शर्करा के मोर देन 10 मॉलिक्यूल होंगे, यानी जब शर्करा के 10 से अधिक अणु पाए जाएंगे, तब हम उन्हें क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड। तो पॉली जो टर्म है, पॉली का मतलब होता है मैनी, और मैनी का मतलब क्या है, बहुत। जब शर्करा के बहुत सारे अणु हो, लेकिन वो बहुत सारे अणु में क्या हो, मोर देन 10 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, जब शर्करा के 10 से अधिक अणु होंगे तब वो क्या कहलाएंगे, पॉलीसेक्राइड कहलाएंगे। तो पॉलीसेक्राइड इसका मतलब क्या है, अगर मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पर हमारी जब ज्यादा अणु पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो चेन हमारी बनेगी, एक लॉन्ग चेन का निर्माण हो जाएगा। पॉलीसेक्राइड की अगर आपसे बात की जाए, तो पॉलीसेक्राइड हमारे 2 टाइप के होते हैं। किसके बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पर पॉलीसेक्राइड 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, पॉलीसेक्राइड हमारे कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। किस बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे। क्या क्या काम करना है, एक तो ये काम करते हैं स्टोरेज का, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एनिमल्स अपने खाने को कार्बो मतलब पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में स्टोर कर रहे थे। दूसरा हमने स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन पे भी इसका रोल देखा। तो पॉलीसेक्राइड हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, ठीक है। जब संरचनात्मक यानी संरचना बनाने का काम कर रहा है, तब ये संरचनात्मक बहुशर्करा
या स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड कहलाता है। जब ये भोजन को स्टोर करने का काम करता है तब ये कहलाता है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। संचयात्मक बहुशर्करा। ठीक है, तो काम किस चीज का कर रहा है? स्ट्रक्चर बनाने का या फिर जो है स्टोरेज करने का। स्ट्रक्चर बनाने का काम कहाँ कर रहा था? तो अभी आपने देखा था सेलुलोज था, है ना, सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज हमारा एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है जो कि काम क्या करता है, ये प्लांट की सेल वॉल को बनाने में रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहा था, यानी सेल वॉल काम क्या करती है, स्ट्रक्चर देने का काम कर रही है। सेल वॉल बनी किस चीज से है? सेलुलोज से मिलकर बनी है, इसलिए ये आपका स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड हो जाता है। स्टोरेज की बात की जाए तो स्टोरेज का एग्जांपल क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाता है ना, जिसे आप मंड कहते हैं, और उसके अलावा ग्लाइकोजन इसका एग्जांपल होता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारे पॉलीसेकेराइड की। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये देखिए, यहाँ पर आपको इसको बताया भी गया है कि फंक्शन जो है आपको एक तरह लिखा है ना, हिंदी और इंग्लिश में, और दूसरा आपको यहाँ पर पॉलीसेकेराइड्स के नाम लिखे हुए हैं। तो अभी आप देख रहे हैं स्टार्च क्या काम करता है, तो स्टार्च स्टोरेज का काम करता है। कहाँ पर स्टोरेज का काम करता है? तो देखिएगा, प्लांट्स में जो भी फूड स्टोर होता है किसके फॉर्म में होता है? तो याद रखेंगे, प्लांट सभी अपना भोजन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, इसे आप मंड भी कहते हैं। जितने भी जंतु हैं वो अपने खाने को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, तो जंतुओं को का जो स्टोरेज फूड है वो क्या है? ग्लाइकोजन। ठीक है, उसके अलावा बात की जाए सेलुलोज की, तो सेलुलोज क्या है? सेलुलोज जो है ये स्ट्रक्चर देने का काम कर रहा है। जो प्लांट्स होते हैं, है ना, उनकी जो सेल वॉल है वो किस चीज से मिलकर बनी हुई है? वो मिलकर बनी हुई है, सेल वॉल जो है सेलुलोज से मिलकर बनी है, इसलिए यहाँ पर ये संरचना देने का काम कर रहा है, इसलिए ये संरचनात्मक घटक हो गया। दूसरा चिटिन, चिटिन यानी काइटिन भी इसको आप पढ़ते हैं। ये जो होती है फंजाई, जो कवक होते हैं, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है चिटिन की। उसके अलावा जो भी हमारे इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इनका एक बाहरी आवरण होता है जिसे हम एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल कहते हैं। इनके बाह्य कंकाल में आपको शाइनिंग नजर आती है, तो ये जो चमक होती है कीड़ों के बाह्य कंकाल में, इंसेक्ट से बाह्य कंकाल में, वो भी होती है चिटिन की वजह से, यानी काइटिन की वजह से। तो आप देख रहे हैं इस तरह से जो हमारा पॉलीसेकेराइड है उसके दो तरह के फंक्शन हो गए, एक स्टोरेज का और दूसरा इसका स्ट्रक्चर देने का, यानी स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट आपको और भी याद करना है, किसके बारे में याद रखना है? स्टार्च के बारे में। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि अगर हमें स्टार्च की प्रेजेंस का पता लगाना हो कि हमारे खाने में स्टार्च प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो स्टार्च की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं आयोडीन टेस्ट। याद रखिएगा, स्टार्च की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो आयोडीन टेस्ट किया जाता है। और ये जो आयोडीन टेस्ट होता है इससे हमें पता चलता है खाने में स्टार्च है कि नहीं है। अब कैसे पता चलेगा? तो याद रखेंगे, ब्लू ब्लैक कलर आता है, नीला काला कलर आता है, जो कि हमें बताता है कि खाने में स्टार्च प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयोडीन टेस्ट। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से हमारे चैनल ईवा आईएएस को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो तब तक आप लोग बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए, हम बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में व्यस्त रहें। थैंक यू एवरीवन।